हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी के बीच यूनेस्को स्टैटिक जीके का पार्ट 4 लेकर। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की सूची में पहला नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, जिसे यूनेस्को की सूची में सन 1993 में शामिल किया गया, और यह दिल्ली, साउथ दिल्ली के महरौली भाग में स्थित है। लाल ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर और अगर फीट में बात करें तो लगभग 240 फीट है। और इस कुतुब मीनार की आधार की व्यास की बात की जाए तो 14.3 मीटर है। कुतुब मीनार को 5 मंजिलों में बनाया गया है और इसमें कुल मिलाकर 380 सीढ़ियाँ हैं। अब इसके निर्माण काल की अगर बात करें तो सन 1192 ईस्वी में अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर और इससे भी कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण कार्य को आरंभ करवाया, परंतु इन्होंने इसका आधार ही बनवा पाए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और फिर इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया और 1220 ईस्वी में 3 मंजिलों को और बढ़ाया गया और 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। इस लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस इमारत में कुरान की कुछ आयतों की भी महीन नक्काशी की गई है। इस मीनार के पास फारसी, अरबिक और नागरी भाषाओं में लिखी हुई कुछ शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन रेलवे की। माउंटेन रेलवे, जिसके अंतर्गत 3 रेलवे लाइन्स को इस यूनेस्को की सूची में 3 अलग अलग साल में जोड़ा गया, जिसमें सबसे पहला नाम है दार्जिलिंग रेलवे का, जिसे सन 1999 ईस्वी में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और उसके बाद 2005 में नीलगिरी रेलवे लाइन, जो कि तमिलनाडु में है, और फिर लास्ट कालका शिमला रेलवे लाइन, जिसे 2008 में जोड़ा गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दार्जिलिंग रेलवे लाइन की। असल में दार्जिलिंग रेलवे लाइन को ही हम लोग द टॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं और ये नैरो गेज रेलवे लाइन है। नैरो गेज रेलवे लाइन, जिसकी 2 लाइनों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो 2 फीट होती है, 610 मिलीमीटर इसकी माप होती है। और ये दार्जिलिंग रेलवे लाइन जो है, ये सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच 88 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन भी है और पश्चिम बंगाल में स्थित एक फलते फूलते चाय उत्पादक जिलों का केंद्र भी है। और ये दार्जिलिंग रेलवे लाइन जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जाती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अगर आप बात करते हैं तो समुद्र तल से सिलीगुड़ी में यह 100 मीटर की ऊंचाई पे होती हैं। और फिर यह जैसे जैसे घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती है तो इस रेलवे लाइन का एल्टीट्यूड भी बढ़ते जाता है और उसके बाद फाइनली ये लगभग दार्जिलिंग में 2200 मीटर यानी कि 7200 फीट तक समुद्र तल से ऊंची हो जाती है। और सबसे अधिक ऊंचाई ये 2300 मीटर तक जाती है, जिसे आप 7500 फीट भी बोल सकते हैं। और इस कारण से ही इस रेलवे लाइन को खास माना गया है और इसे यूनेस्को की सूची में पहली बार सन 1999 में मान्यता दी गई। माउंटेन रेलवे में दूसरा नाम है नीलगिरी रेलवे लाइन। नीलगिरी रेलवे लाइन, जिसे यूनेस्को की सूची में 2005 में शामिल किया गया और ये तमिलनाडु जिले में स्थित है। नीलगिरी रेलवे लाइन, जिसे कोयम्बटूर से उद्गम मंडलम तक 46 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, यह भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित एक रेल प्रणाली है, जिसे सन 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। शुरुआत में इसका संचालन मद्रास रेलवे द्वारा किया जाता था और इस रेलवे का परिचालन नीलगिरी पर्वत रेल जो है वो आज का नवगठित जो सलेम मंडल है इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और जुलाई 2005 में यूनेस्को ने इसे नीलगिरी पर्वतीय रेल को दार्जिलिंग हिमालय रेल के विश्व धरोहर स्थल के एक विस्तार के रूप में मान्यता दी और तब से इन्हें संयुक्त रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से जाना जाता है, जिसे मैंने माउंट रेलवे लिखा है। इसे यह मान्यता मिलने के बाद इसकी आधुनिकीकरण की योजनाओं का परित्याग कर दिया गया और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी गई।
आइए तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में। कालका शिमला रेलवे लाइन भी नैरो गेज लाइन ही है, जैसा कि दार्जिलिंग के बारे में मैंने बताया था, लेकिन इस ट्रैक की चौड़ाई दार्जिलिंग रेलवे लाइन की चौड़ाई से कुछ ज़्यादा है। कालका शिमला रेलवे लाइन की ट्रैक की चौड़ाई 2.2 फीट 6 इंच तक है और इसे 762 मिलीमीटर भी आप कह सकते हैं। और यह कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो कालका से शिमला के बीच चलती है और इस बीच में यह 96 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में कालका से शिमला तक के ज़्यादातर पहाड़ी मार्गों से होकर गुजरती है और इसे यहाँ के पहाड़ियों और आसपास के गांवों के रमणीक दृश्यों के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान इस रेलवे का निर्माण भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को शेष भारतीय रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए 1998 से 1903 के बीच हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन के निर्देशन में बनाया गया और इसके शुरुआती इंजनों का निर्माण और इस रेलवे लाइन में 1955 से 70 के बीच डीजल और डीजल हाइड्रोलिक इंजनों का परिचालन चालू कर दिया गया। इससे पहले ये भी स्टीम इंजन पे ही परिचालित होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाबोधि मंदिर बोधगया के बारे में। महाबोधि मंदिर बोधगया को सन 2002 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है। और आइए अब इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया गया जिले से सटा एक छोटा सा शहर है और बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि पेड़ एक पीपल का पेड़ था जिसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस बोधि पेड़ कहा जाने लगा। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। करीब 500 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जो थे वो फल्गु नदी के तट पर पहुँचे और पीपल पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गए। 3 दिन 4 रात तक की तपस्या करने के बाद कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिसके बाद से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद उन्होंने वहाँ 7 हफ्ते तक अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू किया। बुद्ध के अनुयायियों ने बाद में उस जगह पर जाना शुरू कर दिया जहाँ पे बुद्ध ने वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा तिथि को ज्ञान की प्राप्ति की थी और धीरे धीरे ये जगह बोध गया के नाम से जाना जाने लगा और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के बाद लगभग 250 वर्ष के बाद राजा अशोक जो थे वो बोध गया आए थे और उन्होंने ही इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जिसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। मतलब आप एक अनुमान के तहत बोल सकते हैं कि ये कम से कम नहीं भी तो 10-20 हज़ार साल पुरानी गुफाएं हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं और इसकी खोज सन 1957 से 58 के बीच में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी और इस भीमबेटका की गुफाएं में कुल 243 गुफाएं मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपानेर पावागढ़ पार्क के बारे में, जिसे 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। और अब इसके इतिहास के बारे में कुछ बात करते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क
जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और यह चंपानेर के ऐतिहासिक शहर के आसपास स्थित है और इस शहर की स्थापना 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा ने की थी। उन्होंने इसका नाम अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर रखा था, जिसे बाद में चंपा राज के भी नाम से जाना जाने लगा। यह विरासत स्थल पावागढ़ की पहाड़ियों से शुरू होकर चंपानेर शहर तक फैले बुर्जों वाले किलों से भरा हुआ है। इसके पार्क के परिदृश्य में पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासत स्मारक शामिल है, जैसे चालकोलिथिक स्थल, प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और गुजरात राज्य की 16वीं शताब्दी में जो राजधानी थे उनके अवशेष यहाँ पे मिले हैं, जो 8वीं से कहा जाता है कि जो 8वीं से 14वीं शताब्दी के हैं, 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के हैं। पावागढ़ पहाड़ी की चोटी 800 मीटर या 2600 फीट पर स्थित कालिका माता का मंदिर है, जो कि इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर, जो साल भर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के बारे में, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स भी कहा जाता था। इसे 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये स्टेशन महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स को एक ब्रिटिश मूल के आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस और एक्सेल हैक द्वारा प्रारंभिक डिजाइन से एक शानदार इतालवी गॉथिक शैली में डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण 1878 में पुराने बोरीबंदर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में एक स्थान से शुरू हुआ था और 1887 में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के 50 साल पूरा होने पर हुआ। मार्च 1996 में स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनल से बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया, जो कि शिवाजी के नाम पर किया गया। आइए अब बात करते हैं लाल किला की। लाल किला, जिसे 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये दिल्ली में मौजूद है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण का काम शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी और भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण कार्य 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल में पूरा हुआ। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वहीं उस्ताद अहमद उन्होंने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल किया और इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इसे सन 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। जयपुर का जंतर मंतर स्वाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 ईस्वी के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय नापने, ग्रह की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौर मंडल के ग्रहों के डिग्री जानने आदि में सहायक होते हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलिकी के जटिल संकल्पनाओं का कितना गहन ज्ञान था और वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सकें ताकि कोई भी उन्हें जान सके और उसका आनंद ले सके। जयपुर में पुराने राजमहल चंद्रमहल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, जिसे 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर नॉर्थ से नीचे साउथ की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 8वां है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। चलिए, तो आज के इस सेशन का लास्ट और 10वां किला, जिसे हम लोग राजस्थान के पहाड़ी किले के नाम से जानते हैं, इसे सन 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह राजस्थान के 6 किले इसमें शामिल हैं। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हैं। वे दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का कुंभलगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग और झालावाड़ का गागरोन दुर्ग, जयपुर का आमेर दुर्ग, जैसलमेर का जैसलमेर दुर्ग। ये दुर्ग 8वीं से 18वीं सदी तक चले राजपूत शासन का प्रतीक है। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है और इसका मैं 5वां पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।